मैं और मेरा बेस्ट दोस्त साथ में ट्रांसमिग्रेट हुए। मैं टॉप सेक्ट का डिसाइपल बना और वो कुख्यात डेमोनिक कल्टीवेटर का बॉस बन गया। अच्छा हुआ कि वीचार्ट से जुड़ी हमारी स्टोन चिप अलग अलग फैक्शन में होते हुए भी कभी टूटी नहीं। मुझे पर्सनल डिसाइपल बना लिया गया। सेक्ट का सारा रिसोर्स मुझ पर इन्वेस्ट हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस बात का कॉन्ग्रेचुलेशंस? मैं तो डिमोनिक सेक्ट में गया हूँ। वो बूढ़ा तो डिमोनिक सेक्ट का ईविल कल्टिवेटर भी है। शायद तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल बढ़ाकर फायदा उठाना चाहता हो। तुम राइटेस सेक्ट में अच्छे से रहो। अगर कभी वो दिन आया तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अरे यार, मैं भी वही सोच रहा था। फिर आ गया। अभी तक जल्दबाजी में रहता है, फिर भी बाहर आने की हिम्मत रखता है। सीनियर सिस्टर कैसे आई? मुझे तो अचानक याद आया बर्न इंजरी का। सुना है कि छोटे जूनियर ब्रदर को डेमोनिक कल्टीवेटर ने हर्ट किया प्रैक्टिस के दौरान। इस सूप में सीनियर सिस्टर ने अच्छे स्पिरिट फ्रूट डाले हैं, जूनियर ब्रदर की इंजरी पर असर करेंगे। पूछूं सीनियर सिस्टर, इस सूप में फायर स्पिरिट फ्रूट डाला गया है? बिल्कुल, फायर स्पिरिट फ्रूट हीलिंग के लिए सबसे बढ़िया चीज है। पर मेरा तो वाटर स्पिरिट रूट है। फायर स्पिरिट फ्रूट की फायर प्रॉपर्टी मेरे रूट से क्लैश करेगी और मेरा कल्टीवेशन लेवल भी ऊंचा नहीं है। इससे मेरा मेरिडियन फटकर मौत हो सकती है। जूनियर ब्रदर, ये सीनियर सिस्टर की केयरलेसनेस है। जूनियर ब्रदर, गलती मत निकालो। सीनियर सिस्टर फिर से बनाती है। जरूरत नहीं। सीनियर सिस्टर की गुड इंटेंशन के लिए थैंक्स। मैंने जूनियर ब्रदर को हर्ट किया। सीनियर सिस्टर तो हरी इंजरी की चिंता कर रही है। तुम उसे कैसे हर्ट कर सकते हो? तुम इतने इंसेंसिटिव तो नहीं हो। सीनियर ब्रदर, मैं सीनियर सिस्टर का थैंक्स कर चुका। शायद सीनियर सिस्टर केयर करने में जल्दबाजी में भूल गई कि मेरा वाटर स्पिरिट रूट है, फायर स्पिरिट फ्रूट इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो तो जूनियर सिस्टर की गुड इंटेंशन थी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब उसे रुला दिया। तुम उसे कैसे ब्लेम कर सकते हो? जाओ उससे सॉरी बोलो। एक केयरलेस, एक स्टबर्न, दोनों को साथ में एक स्टेज पर रखना चाहिए। सेकंड सीनियर ब्रदर इंसानों की बात नहीं समझता, कम्युनिकेट नहीं कर सकता। डाउट है कि इंसान है भी नहीं, शायद कोई क्रीचर है। इसे लिस्ट में डालो। फोर्थ सीनियर सिस्टर सेक्ट की बेस्ट एक्ट्रेस, सबसे टॉप लेवल वाइट लोटस एक्टिंग। आंखें बंद करके भी ये रिवॉर्ड दुनिया में नहीं मिल सकता। इसे लोनली गोस्ट के साथ फन करने भेजो। लिस्ट में डालो। टास्क हॉल का फैन सीनियर ब्रदर स्ट्रिक्ट है, मेरा स्पिरिट स्टोन उसके नाम कर दो। लिस्ट में डालो। लॉ एनफोर्समेंट हॉल की लिंक सीनियर सिस्टर की डिजायर कम है, स्पिरिट ग्रास उसके नाम। लिस्ट में डालो। जूनियर ब्रदर मो ने मेरी स्पिरिट ग्रास चलाई। लिस्ट में डालो। गेट पर वाला जूनियर सिस्टर मुझसे टकराया। लिस्ट में डालो। सेक्ट के बाहर वाला दाहुआंग मुझ पर भौंका। लिस्ट में डालो। रहने दो, ये क्राइम डेथ तक की नहीं, बस इन कुछ बदमाशों को बुली करके रखते हैं। हाँ जी। डेमोनिक कल्टीवेटर इतना एरोगेंट, हमारे सेक्ट में घुसकर हमारे डिसाइपल्स को हर्ट कर दिया, स्टोन लायन तक तोड़ दिया। जब मास्टर ने बताया कि डेमोनिक कल्टीवेटर एरोगेंट हो रहे हैं, डिसाइपल एल्डर्स और सीनियर ब्रदर्स सिस्टर्स के साथ नीचे जाकर डीमंस को खत्म करना चाहता है। सीनियर ब्रदर्स और सीनियर सिस्टर्स का रिवेंज लेना चाहता है। अच्छा मेंगशाओ, तुम्हारी ये भावना बहुत सराही जाती है। तुम मेरे साथ चलो। अपनी लगातार मेहनत से वो यंग मास्टर की पोजीशन पर स्टेबल बैठ गया, गोल्डन कोर स्टेज के पीक तक पहुंच गया। दूसरी तरफ सीनियर सिस्टर सेकंड सीनियर ब्रदर की मौत के बाद टूट गई। थर्ड सीनियर ब्रदर हमेशा की तरह सिर्फ प्रैक्टिस करता रहा, दुनिया की परवाह नहीं की। तो मैं प्रोफाउंड हेवन सेक्ट का चीफ असिस्टेंट बन गया, सेक्ट मैटर्स मैनेज करने लगा। आइडेंटिटी बदलने से मुझे और भी रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज मिलने लगे। कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ने लगा। गोल्डन कोर स्टेज से बस एक कदम दूर था कि उधर पहले प्रॉब्लम आ गई। मेरे दिमाग में हजारों पॉसिबिलिटीज आने लगीं। मैंने भी सबसे बुरे सिनारियो के लिए तैयारी कर ली थी। ब्लड मून पवेलियन चीप एडवांटेज ले सोल रिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बैड थॉट्स मेरे दिमाग में उमड़ने लगे। उसने खुद को फोर्स किया काम रहने के लिए, पैनिक नहीं होना। पर मुझे पता था मुझे उसे ढूंढने जाना होगा, ब्लड मून पेविलियन जाना होगा। श्वान यिंग पहले ही बन चुका है। पे लिंग श्वान, तुम्हें जरूर बच जाना है। मुझे सीक्रेट पाथ पता है, मैं जाकर देखता हूँ। तुम लोग बिना परमिशन के कुछ मत करना। देखो मुझे क्या मिला, एक अकेला बच्चा, बिल्कुल उस फॉरेस्ट जैसा जो बिग बैड वुल्फ के घर की तरफ जाता है। बाई लिंग्सवैन, तुम आखिर हो कहाँ? पे लिंगश्वन, मैं आ गया। जागो, उस बूढ़े ने अटैक कर दिया। अच्छा हुआ पहले से तैयार था, नहीं तो। छोटे बच्चे बकवास मत करो, तुम ठीक हो जाओ फिर हिसाब करूंगा। आखिर हुआ क्या? कुछ दिन पहले मेरी रेल्म थोड़ी अनस्टेबल हुई, ब्रेक थ्रू के बहुत करीब था। अच्छा हुआ मुझे डीमन स्टोरेज के नीचे एक फायर वाइन जैसी चीज मिली। वो ओल्ड बास्टर्ड मेरा बॉडी खुद लेना चाहता था। जब मैं रेल्म ब्रेक थ्रू करने वाला था, अनस्टेबल स्टेट में उसने फोर्सफुली इन्वेड किया।
नतीजा ये कि कॉप सोल रॉक से उल्टा सिवियर इंजरी हुआ। उस बूढ़े का सोल मैंने स्टोन हाई की डीप में ड्राइव करके सील कर दिया। मैं इसे पूरी तरह अब्जॉर्ब करने वाला हूँ, इसकी आईसाइट और कल्टीवेशन इस्तेमाल करने के लिए। शुरू करते हैं, मैं प्रोटेक्ट करूंगा। छोटा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे धत, तुम मुझे मार ही डालोगे। तो बेसिकली मैंने पेलिंघान के बॉडी को पजेस कर लिया है। अगर मेरी उम्मीद सही रही तो उस बूढ़े के ट्रस्टेड लोग जल्दी ही ढूंढते हुए आएंगे वेलकम करने। मैं उसी बूढ़े की आइडेंटिटी में जाकर उनके साथ खेलूंगा, साथ ही अपने कैंप की सफाई भी करूंगा। मैं तुम्हारे गुड न्यूज़ का वेट करूंगा। चिंता मत करो, अपनी चीफ पोजीशन को एंजॉय करो, अभी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूं। समझ गया डीमन लॉर्ड। सीनियर ब्रदर, तुम वापस आ गए। सेकंड सीनियर ब्रदर को पकड़ लिया? ज्यादा दूर नहीं गया। इस जगह पर एक वियर्ड नेचुरल मिस्ट का ट्रैप बन गया। एक रात फंसे रहे, सूरज निकलते ही चोरी से निकल आए। सीक्रेट रेल्म खुल गया है, मेरे साथ अंदर आओ। बिना परमिशन के कुछ मत करना। साउथ ईस्ट की यिन सैंड पूल एरिया में ब्लू कॉटन स्टोन ग्रास है, पर उसे डबल हेड स्नेक काट करता है। मेरे लोग उस स्नेक को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तुम जल्दी जाओ, जल्दी वापस आओ। अर्थ कोर फायर सिकल को ग्रैब करने वालों की कमी नहीं, चिंता मत करो, उन्हें आगे रास्ता एक्सप्लोर करने दो। अजीब नहीं कि नॉवेल्स में इतने ईविल डीमन कल्यूजन होते हैं, यही तो असली में हो रहा है। मास्टर, एल्डर्स, डिसाइपल्स ने पता लगाया है कि ब्लड मून पवेलियन का हेड शायद बहुत बीमार है, प्रेग्नेंट होने के शक में है। अब ब्लड मून पवेलियन के सारे मैटर्स यंग मास्टर के हाथों में हैं। वो ओल्ड डीमन किंग कैसे इतनी आसानी से किसी को कमांड दे सकता है? शायद यंग मास्टर के अंदर कोई और एंटिटी है। ये डीमन हेड तो ब्लड खाने वाला क्रूएल है, शायद बॉडी पोजेस किया गया है। पक्का ईविल डीमन है, हमें गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। पता नहीं ये ओल्ड किंग कब वापस आकर फिर से ईविल वॉर शुरू करे। एल्डर ने कहा कि तुम पोजेस करने वाले ओल्ड डीमन हो। तुम्हें सावधान रहना चाहिए, कहीं तुम राइचियस डिमोनिक वॉर शुरू ना कर दो। राइचियस डिमोनिक वॉर में सच में कुछ मजा है। जब तुम राइचियस पाथ के टॉप बनोगे, हम 200 साल में एक बड़ा वॉर करेंगे। हर 200 साल में एक स्वॉर्ड लेवल अपग्रेड अच्छा आइडिया है। अगले 100 सालों में पेई लिंगचन ने डिमोनिक रेल में ईविल डीमंस को कत्ल करके पागल कर दिया। या तो सरेंडर करो या मरो। बहुत सारे बोन्स ढेर हो गए और मैं प्रोफाउंड हेवन सेक्ट में ऑलरेडी अपॉइंटेड नेक्स्ट सेक्ट लीडर बन चुका था। राइचियस और डिमोनिक दोनों तरफ के रिसोर्सेज साथ में बरस रहे थे, इतना कि सुअर भी ह्यूमन फॉर्म ले लेता। 2 साल बाद मेरा कल्टीवेशन कंबाइंड बॉडी स्टेज तक पहुंच गया। मैं प्रोफाउंड हेवन सेक्ट का लीडर बन गया, कल्टीवेशन अलायंस का नया लीडर भी, और पे लिंक्स 1 डिमोनिक पाथ का सुप्रीम बन गया। बाहरी लोगों को लगता है हम मॉर्टल एनिमीज हैं, किसी को नहीं पता कि ये गेम अभी शुरू ही हुआ है। ये डीमंस तो इंसानों की बात नहीं समझते। डेफिनेटली इन ओल्ड डीमंस ने सैकड़ों सालों में सब पेशेंस खो दी है। नए ब्लड लाने जरूरी हैं। क्यों ना एक डीमोनिक टैलेंट रिक्रूटमेंट प्लान शुरू करें। ऑर्डर पास डाउन करो, बहुत एम्बिशियस है। देखो डीमन पैलेस का फ्लोर भी कितना क्लीन हो गया है। पता है, पुराने लोगों को फिल्टर करो, जिनके 2 मन है उन्हें बॉर्डर एरिया में भेजो जब ग्रुप फॉर्मेशन चाहिए हो। जब फ्रंट रो वाले ये कल्टीवेशन फैमिलीज राइचियस पाथ का मास्क पहनकर सिनिस्टर काम करते हैं तो इवन कल्टीवेटर्स तक शर्मिंदा हो जाते हैं। फैमिली बड़ा, बिजनेस बड़ा, रूट सबसे डीप। अगर उन्हें डिस्ट्रॉय करना है तो पहले उन्हें मैड बनाओ, उन्हें ऊंचा उठाओ, फिर एक एक करके उनकी फाउंडेशन खाओ। मिरेड फिनोमेना हेवनली रैंकिंग के न्यूज़ आने पर ऑक्शन होते ही टैलेंटेड और ट्रेजर्स फैमिलीज ने पहले तो इग्नोर किया, जब तक अपने फैमिली के बच्चे का नाम उस लिस्ट पर नहीं देखा। जब उन्होंने देखा कि रैंकिंग से फेम और बेनिफिट आ रहा है, तब जाकर उन्होंने इस चीज़ का इंपॉर्टेंस समझा। बेशक जो लोग मिरेड फिनोमेना हेवनली रैंकिंग में छुपे थे, चाहे कितने भी डेंजरस फैमिली से हों, वो चुपचाप गायब हो जाते। आखिर पहले से दोनों बड़ी फोर्सेस साथ मिलकर इन्फो ट्रैक कर रही थीं, बिल्कुल एक्यूरेट। अपनी ही कब्र खोदने में डीमन कहाँ पीछे रहेगा? क्या फेक प्योर फैमिली? बस वर्चुअस दिखने वाले बीस्ट्स का ग्रुप। मार डालना तो सैटिस्फाइंग होगा, पर उन्हें अपनी सारी विरासत को धीरे धीरे खत्म होते देखना शायद बेटर रिवेंज है। शेन फैमिली, आखिर उनका एक पावरफुल एंसेस्टर है, बहुत स्ट्रांग। थोड़े समय के लिए मैं उसे नहीं छिड़ूंगा, पहले उन्हें थोड़ी ट्रबल दो। डिसाइपल शेन्यू, थैंक्स एल्डर। पता नहीं ट्रबल पहले ही आ चुकी थी। एल्डर ने बताया कि शेन्यू बिना फेवरेटिज्म के चैंपियन बना है। सेक्ट रूल के हिसाब से चैंपियन को सेक्ट लीडर का डिसाइपल बनना होता है। मुझे उसे एक्सेप्ट करना पड़ा। डिसाइपल शेन्यू मास्टर को ग्रीट करता है। उसकी मैनर इतनी परफेक्ट थी मानो स्केल से नापी गई हो, पर उस बॉडी के नीचे जैसे कोई प्लांट जिसकी जड़ मड में लगी हो।
बाहर से चमकता, अंदर से जीवन ही खत्म हो चुका था। मास्टर, क्या हो गया? डिसाइपल, आपका मास्टर बनना इतनी खुशी की बात है कि एक्साइटमेंट में बॉडी के स्पिरिट की का फ्लो थोड़ा गड़बड़ हो गया। बिना रीजन कोई मुझे टी रोकता नहीं। मास्टर की टी में कुछ सप्रेस्ड एंगर का हिंट है। लगता है किसी ने फोर्स से बात रोक दी है। ये है 1000 सिल्क बोन टेक्निक, जिस पर ये लगता है वो बोन मास्टर के कमांड को रिजेक्ट नहीं कर सकता, नहीं तो सोल टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। जिंदगी मौत बोन मास्टर की एक सोच पर डिपेंड करती है। शेन्यू इसी टेक्निक से कंट्रोल हो रहा है। शेन फैमिली गोल्डन कोर स्टेज 7 वाले शेन्यू से सेटिस्फाइड नहीं था। उनकी नज़र मुझ पर थी। मैं कंबाइंड बॉडी स्टेज हूँ। मेरा वाटर स्पिरिट रूट वर्ल्ड का सबसे टॉप लेवल है। अगर वो मुझे कंट्रोल कर पाए तो प्रोफाउंड हेवन सेक्ट और कल्टिवेशन अलायंस के लगभग आधे रिसोर्सेज उनके नाम हो जाएंगे। ओल्ड पे शेन फैमिली 1000 सिल्क बोन से मुझे कंट्रोल करना चाहता है। मैं उन्हीं की टेक्निक उन्हीं पर लगाऊंगा। ऐसा एक्ट करूंगा जैसे मुझे कंट्रोल हो गया। अभी वो कुछ नहीं करेंगे। इस अपॉर्चुनिटी में मैं सक्लूजन में जाकर ग्रेट परफेक्शन स्टेज पुश करूंगा। मुझे लगता है वो लोग सच में मरने की कोशिश कर रहे हैं। चिंता मत करो, जिस दिन तुम ब्रेक थ्रू करोगे वही दिन शेन फैमिली का एंड होगा। ग्रेट परफेक्शन स्टेज हो चुका है। फाइनल सेटलमेंट का असली गेम अब शुरू होता है। तुमने मुझे मास्टर माना है तो तुम मेरे डिसाइपल हो। मास्टर हमेशा तुम्हारे लिए सोचेगा। यून आंटी को लगता था सब कुछ कंट्रोल में है। उसे नहीं पता कि 1000 सिल्क बोन बहुत पहले ही इनइफेक्टिव हो चुकी है और जिस पत्थर को उसने रखा था वो कभी उसके बोर्ड पर था ही नहीं। मेरे शेन फैमिली का ब्लड बून पवेलियन से कोई पुरानी दुश्मनी नहीं। आज इस बिना नाम के मास्टर ने हमारे टेरिटरी में घुसकर मेरे डिसाइपल्स को मार डाला। आखिर क्यों? अगर मुझे शेन फैमिली को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला तो फ्यूचर में अलायंस आर्मी तुम्हारे ब्लड बून पवेलियन को पूरी तरह मिटा देगी। शेन हे, तुम बूढ़े होकर कंफ्यूज हो गए हो क्या? मैं तो डिमोनिक कल्टीवेटर बन चुका हूं। तुम्हें एक्सप्लेनेशन क्यों दूं? तुम्हें मुझसे कुछ लेना देना ही नहीं। ये पुराना कुत्ता शाओ शाओ पर भी नजर रखता है। सच में जीने से थक गया है। राइचस डिमोनिक कल्यूजन हो, ये वे मिंगशाओ क्या लीडर है। पुराना बंदा इतना चीप है, आज अपने घर के हार्मलेस बच्चे को बेट के तौर इस्तेमाल कर रहा है। तुम एंसेस्टर का रोल भी बहुत डिग्निफाइड निभा रहे हो। ये ग्रेट परफेक्शन स्टेज जो तुमने पाया कितने अनगिनत लोगों की बोन्स पर पुश किया, बेकार, वेस्ट। अब सिर्फ हम दो हिसाब कर लगे हैं। ग्रेट परफेक्शन स्टेज का पपेट आसानी से नहीं मिलता। बॉडी रख लेते हैं, सोल तो हर दिन डीमन एनर्जी से जलती रहेगी। धीरे धीरे डीमोनिक रेल्म की हर इंच जमीन को फीड करेगी। यही तुम्हारा लास्ट यूज है। सैटिस्फाइंग है। अगला कौन? शेन फैमिली बूढ़ा मरते वक्त तक समझ नहीं पाया। जिस मोमेंट उसने 1000 सिल्क वैली मेरे सामने भेजने का डिसाइड किया, जैंगलिंग सिटी के ऊपर आसमान डेथ लिस्ट में लिख दिया गया था। शेन फैमिली एक ही रात में इतनी बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया कि जैसे शांत लेक में बड़ा पत्थर गिरा दिया गया हो। पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में मैसिव रिपल्स उठे। पहले जिनकी शेन फैमिली से डीप कनेक्शंस थीं, वो सारी बड़ी फैमिलीज अब डरी हुई, बेचैन थीं। लॉर्ड, डिमोनिक कल्टिवेटर्स बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए हैं। कोई बाउंड्री नहीं। शेन फैमिली जैसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी उनसे बच नहीं पाई। हम सब बहुत डरे हुए हैं। प्लीज लॉर्ड, आप ही सिचुएशन हैंडल करें, कोई प्लान बनाएं। हाँ बिल्कुल, वो डीमन लीडर बहुत क्राफ्टी और रूथलेस है। अगर हम राइचस सेक्ट्स अब भी साथ नहीं आए, एक्टिव अटैक नहीं किया, तो क्या हम बस बैठे रहेंगे और शेन फैमिली की तरह डिस्ट्रॉय होंगे? आप सब सही कह रहे हैं। डिमोनिक पाथ इतना एरोगेंट हो गया है। राइचस सेक्ट्स को अब चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। उन्हें नहीं पता कि ये फोर्स्ड यूनिटी और क्लीन अप कैंपेन दरअसल हमारी केयरफुली प्लान स्कीम का नतीजा है। क्या ये टाइम है इस पुराने मर्की कल्टिवेशन वर्ल्ड में एक पूरी तरह क्लीन स्वीप करने का? ये और ये भी। ये एग्जैक्टली वही चीज थी जो पे लिंगशुआन चाहता था। वो लगभग उत्साह से भरा हुआ हेवनली टैलेंट रैंकिंग की लिस्ट से एक एक करके सबको एलिमिनेट करने लगा, साथ ही उन डिमोनिक कल्टिवेटर्स को भी जो उसकी कमांड के नीचे कुछ गड़बड़ करने की सोच रहे थे। मैंने एक एक करके सॉल्व किया। फैमिलीज जो सोच रहे थे विक्ट्री है, वो सेलिब्रेट कर रहे थे। बड़ा लॉस हुआ तो क्राई कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था जो कुछ उन्होंने देखा वो सिर्फ वही था जो मैं और पे लिंगशुआन उन्हें दिखाना चाहते थे। इस एक इंसिडेंट में सालों से कल्टिवेशन वर्ल्ड पर टिकी हुई फैमिली फोर्सेस की रूट्स पूरी तरह डैमेज हो गई। उनकी स्ट्रेंथ बुरी तरह हर्ट हो गई। अब वो सेक्ट्स के अगेंस्ट खड़े नहीं हो सकते। और फैमिलीज का डोमिनेशन और मोनोपोली खत्म होने से बहुत सारे टैलेंटेड डिसाइपल्स, जिनका बैकग्राउंड वीक था पर टैलेंट बहुत अच्छा था, आगे आ पाए। पर किसे पता था कि एक चीज छूट गई। मास्टर, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। डिसाइपल शेन यू कभी नहीं भूलेगा। देखो, ये सिचुएशन कितनी अच्छी है। शाओ शाओ,
तुम राइटिस अलायंस के लीडर हो, मैं डिमोनिक पाथ का सुप्रीम। बाहर से जान मार लड़ाई, अंदर से पूरी तरह कोलैबोरेट, ये तो अनबीटेबल कॉम्बिनेशन है। अनबीटेबल? नॉनसेंस। मैं इधर डोर पर, मैं कोल्ड और डिग्निफाइड लॉर्ड हूं, वो आर्बिट्रेरी और डोमिनियरिंग डीमन लॉर्ड है। लोगों को दिखाना तो पड़ता है, थोड़ा एटीट्यूड तो रखना ही पड़ता है। शाओ देखो, रियलिटी कितनी अलग है। पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय होने के बाद सिर्फ एक सर्वाइवर बचा, एक 8 साल का बच्चा जिसे उसकी मां ने एक सूखे कुएं में छुपाया, बचा रह गया। पूरा घराना मिट गया। वो नकली बच्चा ब्लड रिवेंज की जिम्मेदारी लेकर, आसमान से गिफ्ट जैसा टैलेंट पाकर, अनगिनत स्ट्रगल से गुजरकर, फैमिली की एक्सटिंक्शन से सर्वाइव कर, ये तो हमें मिल गया। मैं तो कहता था हमारा ये राइचस डिमोनिक कोल्यूशन बिल्कुल एक बड़ा विलन प्लॉट है। फैमिली डिस्ट्रॉयड, सेक्ट का कैनन फॉडर, अवॉइडेबल हेट्रेड और ब्रोकन। अरे बाप रे, ये बच्चा सह पाएगा भी या नहीं? 10 दिन बाद प्रोफाउंड हेवन सेक्ट का एंट्रेंस सिलेक्शन स्केड्यूल के हिसाब से शुरू हुआ। वो बच्चा सच में आया, ये उसकी पिक्चर है। फॉर्मेशन को अंदर से बंद कर दिया गया। शाओ फैमिली को कमांड दिया और इनसाइडर से रेजिस्ट किया। मुझे ऑर्डर दिया। एक 8 साल का बच्चा ऑलरेडी सीख चुका है कैसे छुपना है। मेरे पोजीशन संभालने के बाद वहाँ हमेशा खाली लगता था, तो मैंने वहाँ एक साइड स्पिरिट स्टोन रख दिया। स्पिरिट रूट वाले माउंटेन गेट में आए, बिना स्पिरिट रूट वाले घर जाएं। और वो डेड लायन, वो तो पेलिंग स्वेन ने लोग भेजकर तुड़वाया था। शेन छाओ, 8 एट्रीब्यूट सुपीरियर विंड स्पिरिट रूट। इतने सारे विंड स्पिरिट रूट टैलेंट्स है, मैं एक तो मर सकता हूँ ना। फिर एक विंड स्पिरिट रूट आ गया, मैं तो कल्टिवेट कर सकता हूँ, मेरे पास स्पिरिट रूट है। विंड स्पिरिट रूट, विंड राइडिंग फ्लाइट स्पीड सुपीरियर। नॉर्मल लोगों के अराउंड की हवा ही उसकी आंख कान है। नेचुरली सूटेड टू किल और ट्रेजर ग्रैब के लिए। 8 साल की उम्र में किसने इस हेवनली फेवर्ड चाइल्ड के लिए इतना कठिन शुरुआत प्लान किया? ठीक है, समझ गया। शैन शाओ विंड स्पिरिट रूट, राइचस डिमोनिक डुअल बॉडी। पे लिंगशुएन ऑलरेडी बहुत फेवरेट बन चुका है, पर उससे पहले देखते हैं ये बच्चा मेरे सामने तक आ भी पाता है या नहीं। लियान फायरवुड फ्रॉस्ट स्पिरिट रूट, जाओ किंग हे वाटर सिस्टम पिल स्पिरिट रूट, वांगपान गोल्ड सिस्टम पिल स्पिरिट रूट। ये फायरवुड स्पिरिट रूट मेरे रेड शॉ पीक में पिल रिफाइनिंग के लिए अच्छा है। क्या पिल रिफाइनिंग? ची रिफाइनिंग। बच्चे मेरे रेड शॉ पीक में ची रिफाइनिंग सीखो कैसा रहेगा। शेन शाओ वुड सिस्टम पिल स्पिरिट रूट, ये बच्चा मेरे नीचे आ जाए। मुझे नहीं पता मैं उससे क्यों ले रहा हूँ। विंड स्पिरिट रूट भले रेयर है पर यूनिक नहीं। पर मैं पेलिंग स्वेन के उस मुझे भी अडॉप्ट करना है वाले सिग्नल का इंतजार बहुत समय से कर रहा था। शेन शाओ, आगे आओ। क्या तुम मेरे सेक्ट में आना चाहते हो? मेरा ऑर्डर मानोगे? मेरे ग्रेट डाओ में कंट्रीब्यूट करोगे? डिसाइपल शेनशाओ मास्टर को ग्रीट करता है। डिसाइपल मास्टर के सेक्ट में जाकर मन से प्रैक्टिस करना चाहता है। सेक्ट रूल्स का पालन करूंगा, मास्टर की उम्मीदों को कभी निराश नहीं करूंगा। हमें डिलिजेंट रहना चाहिए। अच्छा, आज से तुम मेरे वे मिंगशाओ के डिसाइपल हो। याद रखना आज की बात, अपना इनिशियल हार्ट मत भूलना। ये है मास्टर, ये मेरा पीसफुल प्रैक्टिस प्लेस है। ये तुम्हारा भी घर होगा फ्यूचर में। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा रखा गया है। वुड उगता है सूरज से, गूंज होती है शांगयांग से, फ्री और अनरिस्ट्रेन्ड। डस्ट से मुक्त, क्वालिटी बेहतरीन है। हेट्रेड तुम्हारी नींद है और पॉइजन भी। तुम अभी भी बच्चे हो, हेट्रेड को अपना सब कुछ मत बनने दो। अब मेरे सेक्ट में हो, कोई फिर तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगा, चिंता मत करो। आखिर इस छोटे बच्चे को काम कर दिया, थोड़ा असली रूप दिखाया। अच्छा हुआ ये छोटा डिसाइपल हमेशा डेड वाटर जैसा काम नहीं रहेगा। बच्चे को बच्चे जैसा ही होना चाहिए। वो वहाँ तुम्हारा रूम है, खुद सेटल हो जाओ। तुम्हारा एक सीनियर ब्रदर भी है, नाम शेन यू। कल मैं उसे भेजूंगा तुम्हें नए रूम तक ले जाने। जी। 3 साल पल में बीत गए। शाओजन ने प्रोफाउंड हेवन सोर्ड टेक्निक में लगातार कल्टिवेट किया, आखिर नेसेंट सोल स्टेज तक पहुंच गया। इन 3 सालों में मैंने उसे उसकी फैमिली डिस्ट्रक्शन का पूरा ट्रूथ बता दिया। उस दिन वो पूरी रात स्टोन बेड पर बैठा रहा। मास्टर का ये फेवर डिसाइपल कभी नहीं भूलेगा, पर मुझे इसे खुद अपने हाथों से खत्म करना होगा, तभी एंसेस्टर्स की सोल को शांति मिलेगी। जूनियर ब्रदर, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, पर बैलेंस भी जरूरी है। अच्छा हुआ शेन्यो अक्सर उसे बाहर घुमाने ले जाता था। शुरुआत में शाओजन साइलेंटली सिर्फ शेन्यो की लाई हुई चीज़ों को देखता रहता, बिना कुछ किए। बाद में वो चुपचाप एक्सेप्ट करने लगा, अकेले में धीरे से टेस्ट भी करने लगा।
प्लम रेन सीजन में शनियों की सॉर्टबर्ड फाइनली कुछ यंग लाइफ की फ्रेशनेस दिखाने लगी। शावर, तुम्हारा बॉडी बहुत स्पेशल है। तुम्हें एक स्पेशल डाओ बॉडी मिला है। राइचस और डेमोनिक दोनों ची तुम्हारे बॉडी में साथ साथ चलते हैं, बराबर नहीं। बैलेंस बहुत केयरफुली मेंटेन करना होगा। एक तरफ वीक दिखाया तो डाओ ही खत्म हो जाएगा। डेमोनिक अटैक शार्प एंड फास्ट है। राइचस पहला स्ट्राइक नहीं करता। मैंने ये तुम्हें पहले नहीं बताया। अब तुम्हारे सामने दो पाथ है, एक चूज करना है, या तो राइचस पाथ या दोनों साथ कल्टिवेट करो। अभी तुम्हारे सामने दो पाथ है, एक चूज करना है, या तो राइचस पाथ या दोनों साथ कल्टिवेट करो। डिसाइपल दूसरा पाथ चुनता है। पता है ये पाथ कितना डेंजरस है, थे ना इस पर चलने जैसा। डिसाइपल को केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाथ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर चाहिए, चाहे आगे कितने भी रिस्क हों। बॉडी टुकड़े टुकड़े हो जाए तो भी डिसाइपल को कोई रिग्रेट नहीं। ऐसा है तो मैं तुम्हें अपने मास्टर से मिलाने ले जाता हूँ। मास्टर, पेलिंग श्वान बेसब्री से तीनों का वेट कर रहा था। तुम लोग डिसाइपल को इतनी देर नहीं दोगे तो ये तो नाराज हो जाएगा, शायद वेट नहीं कर पा रहा था। शाओ शाओ सो गया। स्पाइसी हॉट पॉट खाने से पहले ही तुम आ गए। कैसा स्पाइसी हॉट पॉट? प्रैक्टिस ट्रिप पर तुम्हें सी फूड फीस्ट पर ले चलूंगा, कैसा रहेगा? मैं तो शाओ शाओ को ईस्ट सी ले जाकर रिच से लूटकर पुअर को दान करना चाहता था। राइचस सेक्ट का रीजनिंग मेरे नज़दीक कैसे जा सकता है? छोड़ो मुझ पर, जरूर तुम्हें बड़ा फीस्ट खिलाऊंगा। फेवर्स का जाल मत बुनो, स्मॉल शेन को अपने साथ मत ले जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। तुम सो जाओ, अच्छे से सो जाओ। अच्छा, फाउंडेशन सॉलिड है, अच्छा स्टूडेंट है। शाओ शाओ, तुमने अच्छे से सिखाया है। शावर, ये वही पेसर हैं जिनका मैंने तुमसे पहले जिक्र किया था। आज से तुम्हारी डेमोनिक साइड की प्रैक्टिस इनके अंडर होगी। डिसाइपल शेन शाओ पेसर को ग्रीट करता है। फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है तुम्हारा नाम शाओ शेन है। मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो तो अब शेन शाओ नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपना ओरिजिनल नाम वापस ले लो। अब से हम फैमिली जैसे हैं। सर बुलाना बहुत फॉर्मल है, मास्टर बुलाओ। डिसाइपल शाओ शेन मास्टर को ग्रीट करता है। अच्छा डिसाइपल। ये सॉर्ट का नाम है जू ये। मैंने डेमोनिक रेल्म के एक पावरफुल बीइंग से स्पेशल खोज कर मंगाया है। डेमोनिक टेक्निक के साथ मिलाकर ये जरूर बड़ी पावर दिखाएगा। दो सब अच्छी चीजें हैं। थैंक्स मास्टर। छोटे भांजे को एक स्पिरिट स्टोन दो। कैसा है? बहुत क्यूट है ना? शाओ शाओ, अब हम साथ में घूम सकते हैं। आओ लॉर्ड पेलिंगस्वन, मुझे सिखाओ कैसे चढ़ना है। चलो। देखो, तुम्हारे मास्टर ने डीमन वेपन को कंप्रेस करके डीमन ब्लेड बना दिया। नॉर्मल डीमन वेपन से पावर कहीं ज्यादा है। हंसो। डेमोनिक कल्टीवेटर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है लाफ्टर। डेमोनिक कल्टीवेटर को हमेशा इविल लाफ करना आना चाहिए। ये लाफ निकलते ही थोड़ी मॉडेस्टी भी स्कैरी लगती है, डरावनी लगती है। मेरे साथ सीखो, इविल लाफ। नहीं, इविल लाफ, इविल लाफ। बहुत अच्छा, ऐसे ही रखो। ये है ह्यूमन वर्ल्ड, सेक्ट के कोल्ड डिटैचमेंट और डिमोनिक पाथ के बिजार से दूर। सबसे सिंपल, सबसे अलाइव और सबसे टचिंग रेड डस्ट की दुनिया। प्रोफाउंड हेवन सेक्ट में कब से इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट आ गया? उम्र इतनी कम, फिर भी गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंच चुका है। छोटे जूनियर ब्रदर की स्वॉर्ड स्किल सेक्ट छोड़ने से पहले से भी ज्यादा रिफाइंड और प्योर हो गई है। ये हार्ट और टैलेंट सच में रेयर है। इस बच्चे ने पेलिंग स्वान के अंडर के इनिंग लेकर उसके अंदर छुपे हुए हेवन डेस्टिन चाइल्ड के एसेंस को और भी ज्यादा उजागर कर दिया है। फाइनल राउंड, प्रोफाउंड हेवन सेक्ट का शेन शाओ बनाम हेवन आई सेक्ट का लिन किंग स्वान। सुना है शेन डाओ की स्वॉर्ड स्किल अनमैच्ड है। आज मैं भी सीखूंगा। जीत गया। इतना सटल हो चुका है, सिर्फ विंड राइड नहीं करता बल्कि हवा के सबसे सटल बदलाव को भी सेंस कर सकता है। सारे अटैक पाथ प्रेडिक्ट कर सकता है। छोटे जूनियर ब्रदर का पावर कंट्रोल पूरी तरह परफेक्ट हो चुका है। ब्रेक बन गया। चैंपियन बन गया। अच्छा है, मेरे जैसा है। ईस्ट जो में एक पपेट सेक्ट है। आज पता चला कि उसका सेक्ट मास्टर स्पाइडर रेस से है। गेस कौन सी रेस? ये बंदा फिर मिस्ट्री बना रहा है। स्पाइडर रेस है। स्पाइडर स्पिरिट पपेट मास्टर बना। फेवरेट फूड मिले तो क्रंच। ईस्ट सी ग्रे विस्कर। मेरे मार्शल सीनियर ब्रदर की सोल लैंप अभी नहीं बुझी। किसी ने उसे गुइशु के पास देखा है। शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है। शाओ शेन का रिवेंज अभी बाकी है। गुइशु का मिस्ट्री अभी सॉल्व नहीं हुआ, पर उससे पहले इस बच्चे को थोड़ा और उड़ने दो। पहले शाओ शेन को सीक्रेट रेल्म ले जाओ। उसका कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू होने पर युआन जिन को न्यूज़ दो साथ में जाने के लिए।
सीक्रेट रेल में कंट्रोल शाओ शेन के हाथों में होगा। बाउंड्री क्रॉस करके किल करना बिल्कुल पॉसिबल है। युआन जिन, तुमने शाओ फैमिली की 1300 जाने लिए हैं। ये डेट अब चुकानी होगी। गुइस्यू, ईस्ट सी का सीक्रेट रेल्म, 1000 साल पहले शाओ फैमिली कंट्रोल में था। बाद में फैमिली फाइट्स और राइचियस डिमोनिक वॉर में शाओ फैमिली टॉप फैमिली से थर्ड रेट बन गया। सीक्रेट रेल्म खोलने का तरीका भी लॉस्ट हो गया। पर कुछ लोग ऐसा नहीं मानते। युआन फैमिली और शाओ फैमिली रिलेटिव्स हैं। शाओ शेन का मटर्नल फैमिली युआन फैमिली है। युआन फैमिली हेड युआन जिन असल में शाओ शेन का मटर्नल ग्रैंडफादर है। युआन जिन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। बेटी की शाओ फैमिली में शादी के बाद उसने शाओ फैमिली में और भी इंटरेस्ट लिया। सीक्रेट रेल्म की बात शुरू में सिर्फ मजाक लगी। युआन जिन राइटियस अलायंस के साथ कोस्टल में एक्सपीडिशन पर गया। गलती से एक एंशिएंट फॉर्मेशन में फंस गया। वहां एक एंशिएंट घोस्ट कल्टीवेटर की कंप्लीट इनहेरिटेंस मिल गई। उस घोस्ट कल्टीवेटर के छोड़े मेमोरीज में एक अस्टॉनिशिंग सीक्रेट छुपा था। ईस्ट सी के बाहर एक बड़ी क्रेन है जिसका नाम गुइक्सू है। गुइक्सू की जगह एंशिएंट हेवनली गॉड्स पहुंच नहीं पाए थे। उस गॉड वॉर में जो वीकेस्ट गॉड्स बचे, उन्होंने देखा केओस की ही वर्ल्ड का ट्रू सोर्स है। सिर्फ केओस की प्रैक्टिस करने से ही ट्रू डाओ और हेवनली ट्रिब्यूलेशन को बीट किया जा सकता है। यही शाओ फैमिली की स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन की रूट है। उनके एंसेस्टर्स केओस ची के टेम्परिंग से गुजरे हैं, इसीलिए वो इविल डीमंस और डार्क एनर्जी को कंटेन कर सकते हैं। वो घोस्ट कल्टीवेटर कई सालों तक गुइसू में फंसा रहा। केयरफुली स्पेस फिशर्स क्रॉस करके श्वनलिन मेनलैंड वापस भागा, पर सिवियर इंजरी हुई। 100 साल बाद उसका एंड हो गया। गोस्ट कल्टीवेटर की इनहेरिटेंस पाने के बाद युआन जी कैसे राइटियस पाथ पर टिका रह सकता था? उसने कई बार अपनी बेटी दामाद से इनडायरेक्ट पूछताछ की, पर उस समय शाओ फैमिली पीक पर नहीं था। एंसेस्ट्रल इनहेरिटेंस ज्यादातर लॉस्ट हो चुकी थी। युआन जी को उसका मेथड नहीं मिला। राइचियस पाथ के प्रति ऑब्सेशन हार्ट डीमन बन गई। बाद में कल्टीवेशन आगे नहीं बढ़ी, ऑब्सेशन डीमन बन गई। आखिर उसने कठोर कदम उठाया, अपनी लाडली बेटी को भी छोड़ दिया। वी बिली ने सिवियर टॉर्चर के बाद भी शाओ फैमिली के लोगों से सीक्रेट रेल्म की की नहीं निकलवाई, तो उसने शाओ फैमिली के लोगों की बोन से पपेट बनाना शुरू किया। उन बोन से राइचियस पाथ का रास्ता बनाने की कोशिश की। मैंने कभी अपने मैटर्नल फैमिली के पास जाने का सोचा, पर डर था कि परस्यूअर्स उन्हें भी नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए दूर दूर तक भटकते हुए, अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए प्रोफाउंड हेवन सेक्ट तक आया। मैटर्नल फैमिली से कांटेक्ट भी नहीं किया। डर था कि पर्दे के पीछे वाला व्यक्ति खतरे में पड़ जाए। अब सोचो तो सच में बेवकूफ़ी लगती है। युआन जिन कंबाइंड बॉडी स्टेज है और साथ में गोस्ट कल्टीवेटर इनहेरिटेंस भी। शाओ शेन अभी सच में मरने जा रहा है, पर गुइसू सीक्रेट रेल्म का कंट्रोल पूरी तरह शाओ शेन के हाथों में है। अगर युआन जिन खुद अंदर आ जाए तो बाउंड्री क्रॉस करके मार सकते हैं। युआन जिन, तुम सोचते हो शाओ फैमिली सिर्फ तुम्हारे राइटियस पाथ पर एक ऑब्स्टिकल था। जल्दी ही तुम्हें पता चलेगा, हर बूंद ब्लड तुम्हारा इंतजार कर रही है। ओल्ड पेई, तुम्हारे डिसाइपल का एंसेस्ट्रल जेड पेंडेंट गुइसू सीक्रेट रेल्म की है। तुम्हारा डिसाइपल सीक्रेट रम जाना चाहता है। मेरे पास एक आइडिया है। मैंने डेमोनिक रेल्म के रिकॉर्ड्स चेक किए। हजारों सालों में कई लॉलेस पावरफुल बीइंग्स ने ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की, पर कोई भी असेंशन थंडर ट्रिब्यूलेशन से नहीं बच पाया। सब उसी में खत्म हो गए। इस वर्ल्ड में कुछ गड़बड़ है। बहुत सारे हिडन पावरफुल बीइंग्स अपना कल्टीवेशन दबाए रखते हैं, आगे नहीं बढ़ते, डर से कि तुरंत असेंशन थंडर ट्राइब्यूलेशन में मारे जाएं। असेंशन चैनल भी बंद हो गया है। स्पिरिट ची भी हजारों साल पहले जितनी डेंस नहीं रही। शायद अब एक इमॉर्टल को जन्म देने लायक नहीं रही। जो लोग असेंशन थंडर ट्राइब्यूलेशन में मारे गए, वो सब इस वर्ल्ड के हेवनली दाव द्वारा सिलेक्ट किए गए सैक्रिफाइसेस थे। इस वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस कुछ ट्राइब्यूलेशन क्रॉसिंग स्टेज वाले मॉर्टल्स की जान लेकर ही चलता है। तुम्हें लगता है तुम खुद फ्लाइंग प्लेटफॉर्म पर आराम से प्रैक्टिस कर रहे हो। पता चला हम हेवनली डाओ के सैक्रिफाइस थे, इंसेक्ट लाइक स्लेव्स। ऐसे चलता रहा तो एक और 1000 साल में पूरी स्पिरिट कॉन्टिनेंट में गोल्डन कोर स्टेज तक भी कोई नहीं बचेगा। मैं और तुम दोनों पावरफुल बीइंग्स हैं। असेंशन थंडर स्ट्राइक हमेशा हमारे सिर पर लटकती डैमोक्लिस सॉर्ड की तरह है। बैठे रहकर मरना हमारा कैरेक्टर नहीं। अगर ये वास्ट हेवनली डाओ अनफेयर है तो हमें अपने लिए कुछ जीवन का रास्ता ढूंढना चाहिए। शेन यू। मास्टर दूर जाने वाला है। गुइक्सू जा रहा है। वापसी का समय पता नहीं। सेक्ट के मैटर्स आज से पूरी तरह तुम्हारे हाथों में। मास्टर चिंता मत करें, डिसाइपल जरूर आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। तुम प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के चीफ हो, जल्दी मैटर संभाल लो।
तुम्हारी रिटायर्ड लाइफ जल्दी शुरू होगी। जेट पेंडेंट की गाइडेंस से दूसरी की इसी सी एरिया में एक फिश ते निकली है, मिल गई। इतनी मोटी फिश हमें 2 मील्स के लिए काफी है। शाव शाव, आज फिश हॉटपॉट खाते हैं। चलो अच्छा भी है, हम थके भी हैं। पेट भर के खाना खाएं, फिर चीज ढूंढने की ताकत आएगी। मास्टर लगता है हमें ढूंढने में मदद कर सकते हैं। हम इस बार जो ढूंढ रहे हैं वो कुंचन जेट से बना है। इस फिश को कैसे पता होगा? मुझे लगता है इसे खाकर खुद ढूंढना पड़ेगा। तुम मोटी फिश तो बड़ी काम की निकली। आखिर ईस्ट सी की रेयर चीज है, खा देना अफसोस की बात होगी। अब से हमारे साथ रहो। सीक्रेट रेल में जो इंसिडेंट हुआ उसकी वेव अभी भी बची है। युआंजन अभी बचा हुआ है। अच्छी जगह है, माउंटेन्स और वाटर सुंदर, पैराडाइज जैसा। आखिर वो ग्रेट असेंशन फिगर ने ही छोड़ा है ना। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा फ्रेंडली है, जैसे ये मेरे बॉडी का ही हिस्सा हो। मास्टर, यहाँ आने के बाद डिसाइपल को बहुत पीस महसूस हो रहा है। गुइशु, दुनिया का एंड, हम आ गए। तुम कौन हो? हमारे गुइशु में क्यों आए हो? मैं शाओ शिन, मेरे एंसेस्टर का नाम शाओ ची है। हमारा इस जगह से कांटेक्ट टूट चुका था। आज मुझे सीक्रेट मेडिसिन मिला है, अपनी लैंड को वर्शिप करने आया हूँ। मेरे साथ आओ। मैं जाकर रिपोर्ट करता हूँ। आप दोनों की बॉडी में तो डाउ रूल का की है। बूढ़ा कई सालों से फेट रीडिंग स्टडी कर रहा है, पर आप दोनों की फेट मुझे समझ नहीं आ रही। आप शायद इस वर्ल्ड के नहीं हैं। सच में हमारे क्लैन का ब्लड है। शाओ फैमिली की सिचुएशन हम गुइस्यू में फंसे होने के बावजूद कुछ सेंस करवाते हैं, पर हेवन अर्थ रूल्स की वजह से आउटसाइड मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं हो पाए। बच्चे, तुमने बहुत सहा है। मैं यहाँ अपने एंसेस्टर्स का वर्शिप और अपने फैमिली में वापस आने के लिए आया हूँ। साथ ही ब्रेक थ्रू का तरीका ढूंढने आया हूँ ताकि अपने एनिमी को खुद किल कर सकूं। मेरे क्लैन की सोल। बहुत सारे एक्स्ट्रॉर्डनरी बीइंग्स थंडर ट्राइबुलेशन में गिर गए। सारा कल्टिवेशन हेवन अर्थ के लिए वापस चला गया। हम दोनों ने डिसाइड किया ट्राइबुलेशन फेस करने से पहले। सुना है शाओ फैमिली के एंसेस्टर भी गुइसू से आए थे और ऊपर की दुनिया में असेंड भी हुए। गुइसू में शायद एक जीने का रास्ता मिले, इसीलिए यहाँ आए। हम हेवनली डाओ का नरिशमेंट नहीं बनना चाहते, यहाँ आकर जीने का रास्ता ढूंढना चाहते हैं। साथ ही डिसाइपल का रिवेंज भी लेना चाहते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। प्रोफाउंड पाथ आखिर इस पॉइंट तक आ ही गया। वो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी यंग मैन था। 1 साल एक्सीडेंटली यहाँ आ गया। आप दोनों की तरह उसके पास भी रूल पावर था। जागा तो उसे कुछ याद नहीं था। उसके साथ आया था उसका कैट युआन बाओ। चिमिंग इस वर्ल्ड का नहीं था, फिर भी केओस बॉडी रखता था। नीचर भरोसेमंद था, इसीलिए मैंने उसे गुइक्सू में रहने की परमिशन दी। उसे सिर्फ चिमिंग शब्द याद थे, मतलब नहीं पता था। क्लैन वालों ने उसे चिमिंग बुलाया। ये फेलो टाउन्समैन जरूर है। मैंने कहा ना, चिमिंग नाम जाना पहचाना लग रहा है। शायद चिमिंग शाहूफू हो। पर क्या वो असेंड नहीं हुआ था? हेवनली डाओ कभी किसी को असेंड नहीं होने देगा जिसने केओस ची प्रैक्टिस किया हो। भले वो लकीली हेवनली डाओ की स्कीम से बच निकले, फिर भी इस वर्ल्ड में ट्रैप्ड रहेगा, बाहर नहीं जा पाएगा। जब उसे पता चला हेवनली डाओ की स्कीम है, वो गुइक्सू वापस आया। सोचा शायद अपनी बाकी की जिंदगी यहीं बितानी होगी, पर उसे यहाँ एक स्पेस बैरियर मिली जो बहुत थिन थी। लंबे समय तक उसने स्पेस रूल प्रैक्टिस किया, उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश की दूसरी वर्ल्ड्स जाने के लिए, और वो कामयाब हो गया। पर उसे यकीन नहीं था कि वो सेफली उस स्पेस क्रैक से गुजर पाएगा भी या नहीं। बीच में जो शार्प पीक्स हैं वो बहुत स्कैरी हैं। ये जर्नी बहुत डेंजरस है। वो जिंदा घर लौट पाएगा या नहीं ये भी पता नहीं। ची मिंग ने अपना युआन बाओ यहीं छोड़ दिया और अकेले जर्नी पर निकल पड़ा। मैंने उसके लिए डिविनेशन किया था। अगर वो सेफली स्पेस क्रैक क्रॉस कर पाए तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसके बॉडी की स्पेस रूल पावर उसे उसकी होमलैंड वापस खींच लाएगी। अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो आप दोनों के बॉडी में भी चीमिंग जैसी सिमिलर रूल पावर है। आप लोग उसी जगह से हैं शायद। घर जाना कौन नहीं चाहेगा। कल्टिवेशन वर्ल्ड में सैकड़ों साल भी हमारे होम टाउन के 20-30 साल के बराबर नहीं। ऊपर से हमारा फैमिली भी हमारा वेट कर रहा है। अब तक मैं इसलिए टिका रहा क्योंकि अकेला नहीं था, तुम भी थे। अगर मैं अकेला भटकता तो सैकड़ों साल घर न लौट पाना, एंडलेस लोनलीनेस और लॉन्गिंग और ये कट थ्रोट कल्टिवेशन वर्ल्ड मुझे ब्रेक कर देती। हम दोनों वॉन्डरिंग ट्रैवलर्स थे, एक दूसरे को सपोर्ट किया, टिके रहे। सोचा घर वापसी नामुमकिन है, पर पता चला यहाँ एक इंसान शाओ चिमिन नाम का आया था और वापस भी गया। हम घर जाना चाहते हैं, क्या आप युआन बाओ को ले जा सकते हैं? युआन बाओ अपने ओनर को ढूंढना चाहता है। युआन बाओ बहुत लंबे समय से जिंदा है। युआन बाओ उस इंसान को याद करता है। युआन बाओ से ढूंढना चाहता है। हमारे साथ जाना है तो मरने का रिस्क है। स्पेस क्रैक में टुकड़े हो सकते हो।
फिर भी जाना है। हाँ, हम तुम्हें घर ले जाएंगे, पर हमें भी श्योर नहीं है कि हम स्पेस क्रैक के शार्प एजेस से बच पाएंगे या नहीं। पर उससे पहले शाओशन का रिवेंज कंप्लीट करना है। हेवनली डाओ की स्कीम डिस्कवर करने के बाद इस गुइक्स्यू क्लैन मेंबर की मदद की केओस चीज सेपरेट करने में। यही शाओ फैमिली की स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन का रूट है। छोटे शेन का कल्टिवेशन डायरेक्ट सोल फॉर्मेशन स्टेज पर पहुंच गया। केओस ची कल्टिवेट करने के साथ सीक्रेट रेल्म की पावर भी मिलने से कंबाइंड बॉडी स्टेज वालों को हैंडल करने के लिए काफ़ी है। अब एक्शन लेने का समय आ गया है। स्टॉर्म आ चुका है। इसे प्लान करने वाला स्टॉर्म के सेंटर में कामली खड़ा है। फिश के बेट लेने का वेट कर रहा है। सब लोगों का फाइनल ऑक्शन आइटम गुइशू की एक न्यूज़ 2 मिलियन, 5 मिलियन, टॉप ग्रेड स्पिरिट फूड 5 मिलियन में सोल्ड। पर युआन जिन को नहीं पता था कि ये ऑक्शन सिर्फ उसका पैसा नहीं, उसकी जान भी चाहता है। यही तो केओस की है। कोई डाओ ऐसे कैरी नहीं कर सकता। बहुत सोफिस्टिकेटेड है। बीवी वांग तो अपने मटर्नल फैमिली को तक धोखा दे बैठी। तुम आने की हिम्मत ही नहीं करते, बूढ़े जानवर। मैं 1300 जाने, ये प्राइस तुम्हारा सिर लेकर चुकाई जाएगी। बच्चा अभी भी बच्चा ही रहेगा। बड़े डाओ की सुप्रीमेसी और इक्वल टू हेवन कल्टीवेशन का मजा नहीं समझता। इस ग्रेट डाओ के लिए कुछ जाने क्या मायने रखती हैं, एक बेटी की जान भी क्या मायने रखती है। शेंगर, तुम तो पहले ही सोल फॉर्मेशन स्टेज पर हो। केओस बॉडी भी है। शेंगर तो हमेशा से अपने ग्रैंडफादर को सबसे ज्यादा पसंद करता था। आज ग्रैंडफादर की मदद करो। ग्रैंडफादर की उम्र पूरी करने दो। ग्रैंडफादर को खुद अब्जॉर्ब करने दो। इस सीक्रेट रेल में सक्लूजन करने दो, तो जल्दी राइचस पाथ कंप्लीट करके इमॉर्टल बन जाएगा। बाहर की फैमिली वापस जीवित हो रही है। तुम लोग कैसे कैसे? बूढ़े जानवर, आज ये तुम्हारे क्लैन की डेथ एनिवर्सरी है। तुम्हारे ब्लड से ही सब वर्शिप करेंगे। जब वो बीमार है तभी उसकी जान लो। कौन उसका सामना करना चाहेगा? मास्टर ने सिखाया था फेमस सेइंग। मैंने जला दी, सॉरी। इतनी अच्छी चीज, ग्रेट परफेक्शन स्टेज का पपेट आसानी से नहीं मिलता। तुमसे नहीं कहा था बॉडी रखकर पपेट बनाओ? थियरी और प्रैक्टिस में फर्क होता है। मूवमेंट में भूल गया। अगली बार डेफिनेटली याद रखेगा, बॉडी रखकर पपेट बनाकर उसकी आइडेंटिटी रिप्लेस करने के लिए। सारी काम की चीजें ले लो। ग्वाइसू ऊपर, एंसेस्टर्स ऊपर। बेवफा वंशज ने ईविल का सफाया किया। क्लैन मेंबर्स घर वापस। केओस बॉडी गुइशू में रहना ज्यादा सूट करता है जब तक बीस्ट बॉन्ड खत्म ना हो। अपनी लैंड में रहने से हेवनली दाओ की नज़र से बचा जा सकता है, पर पूरी जिंदगी पीस की कीमत क्या तुम चाहते हो? मुझे नहीं चाहिए। पूरी जिंदगी छुपकर पीस ढूंढना कभी मेरा चॉइस नहीं रहा। ड्रैगन आउटियान को ड्रैगन आउटियान जैसा ही होना चाहिए। पूरी जिंदगी छुपकर पीस ढूंढना कभी ड्रैगन आउटियान का चॉइस नहीं रहा। शायद वो इस हेवन को ब्रेक कर सके, पर हेवन टूटे या ना टूटे ये मेरी और पे लिंक्सवान की चिंता का विषय नहीं। घर, यही असली विनिंग मूव है। ककून तोड़कर निकलो। मास्टर के साथ डेमोनिक रिल्म वापस चलो। क्या ब्लड मून पवेलियन वाले बूढ़े लोग नए यंग मास्टर से मिलने का वेट नहीं कर रहे? तुम्हारी शाओ फैमिली ऑर्फन आइडेंटिटी 3 दिन में पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैल जाएगी। पर ये पोजीशन कैसे सिक्योर रखें, ये तुम्हारे मास्टर मेरी चिंता की बात है। नहीं, बॉडी डिस्ट्रॉय हो गया तो सब खत्म। अगर स्पेस क्रैक क्रॉस करते समय कोई एक्सीडेंट हो और बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए तो सिर्फ सोल किसी दूसरी वर्ल्ड में फ्लोट करती रहेगी। मेमोरी भी नहीं रहेगी, याद ही नहीं आएगा। रिंग का क्या होगा? हमने सालों से जो सामान इकट्ठा किया है, अगर मेमोरी भी गई तो भी सामान तो रहना चाहिए। अचानक किसी और का हो जाए तो? एक्सेप्ट करने वाला, सोल से बाइंड करना ही सबसे सेफ है। ये स्टोरेज सॉर्ड ऑलरेडी आपकी सोल सोर्स से बाइंड हो गई है। जब तक सोल नहीं मिटती, रिंग कभी हाथ नहीं बदलेगा। आपका शुक्रिया। सालों से मिरियाड फिनोमेना हेवनली रैंकिंग ने अनइमेजिनेबल बड़ा प्रॉफिट सॉल्व किया है। बचा हुआ रिसोर्स भी मिरियाड फिनोमेना हेवनली रैंकिंग को चलाने के लिए काफ़ी है। आज से सेक्ट लीडर की पोजीशन शेन यू को दी जाती है। मैं सिक्लूजन में जाकर घूमने निकलूंगा, वापसी का समय पता नहीं। मिरियड फिनोमेना हेवनली रैंकिंग की दूसरी स्पिरिट टैबलेट पहले ही तुम्हें दे दी है। बचा हुआ रिसोर्स काफ़ी है। 3 एल्डर्स और 30 अन्य सीनियर लोग होल्ड करेंगे। मैं निश्चिंत हो। सबकी सेहत का ख्याल रखा। शाओ शाओ, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। डेमोनिक रेल्म और डीमन रेस में जितने भी पावरफुल लोग थे, सबसे ग्रैब किया है। बहुत सारी चीजें हैं। ये तो रैंसैकिंग नहीं, इसे लूट कहना ही ठीक होगा। कल्टिवेटर्स की चीज़ों को लूट कैसे कह सकते हैं? ये तो रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने ऑलरेडी प्लान बना लिया है। हम इस बार वापस जाकर बिजनेस शुरू करेंगे। आइडिया किंग का आइडिया क्या है? नहीं बताऊंगा। ये ग्रेट किंग का आइडिया है। जब तक तुम मुझे 5 लाख टॉप ग्रेड स्पिरिट स्नैक्स नहीं दोगे।
जब हम रवाना होंगे तब पता चलेगा। रोज पेलिंग श्वान के जाल में फंस जाता हूँ। आज हम दोनों जा रहे हैं। इस दुनिया में तुम दोनों से करीब कोई नहीं है। मास्टर, पेसर, चिंता मत करें, हम दोनों सीनियर ब्रदर्स हमेशा साथ रहेंगे। जीना मरना साथ, कभी धोखा नहीं देंगे, कभी दिल में दो मन नहीं रखेंगे। सही समय पर मिल गया। ये वही स्पाइडर स्पिरिट है जिसका मैंने तुमसे बताया था। नाम ओ, पपेट मास्टर ओ। ये है ओ। जब हम घर पहुंचेंगे उसे पपेट बनाने कहेंगे। थोड़ा पैकेज करके कस्टमाइज्ड रोबोट्स निकालेंगे। फेस कस्टमाइजेशन सर्विस भी देंगे। बॉडी भी कर सकता है। मुझे अच्छे आइडिया चाहिए। स्पेस क्रैक के शार्प एजेस बहुत स्कैरी होते हैं। याद है साल पहले अकेले इस डेथ पाथ पर निकला था। 9 डेथ्स 1 लाइफ जैसा था। डर लगता था। किस बात का डर? पहली बार तो नहीं है। जूनियर को अपने हवाले करो। शाओ शाओ, रुको मत। वहां सैकड़ों साल रुक गए, यहां सिर्फ 3 दिन बीते। 3 दिन उस साइड में सैकड़ों साल कट गए। इस तरफ एक वीकेंड भी पूरा नहीं हुआ। तुम दोनों बच्चे कहाँ चले गए थे? फोन भी नहीं लग रहा था। बहुत डरा दिया हमें। अच्छा हुआ वापस आ गए। लिटिल श्वान, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है, वो जल्दी ही पहुंचेंगे। बड़े बोट ने कई तूफान झेले, आखिरकार समय की खाई पार करके अपने पुराने पोर्ट वापस लौट आया। ट्रैवलर ने अपनी सारी थकान उतार दी। सोल को भी सबसे स्टेबल जगह मिल गई। हाँ, नई कंपनी खोली है। रोबोट कस्टमाइज करती है, फेस कस्टमाइजेशन सर्विस देती है, बॉडी डबल भी कर सकती है। बॉडी डबल सर्विस ने बहुत सारे लोगों को दूसरों की जगह मेंटली और फिजिकली अब्यूज होने से बचा लिया। पर इस्तेमाल किए जाने वाले फेशियल डेटा के लिए पर्सन और फैमिली का ऑथराइजेशन जरूरी है। मेरे हाथ तो थककर टूट गए। सिर्फ मुझे अकेले सफर करने के लिए नहीं छोड़ सकते। ये कैसी सैलरी है? जैसे ही ओये को सिखाया कैसे सैलरी से मॉडर्न खाना खा सकते हैं, वो पूरी मेहनत से काम करने लगा। अपने लिए 4 हाथ भी बना लिए एक साथ काम करने के लिए। पर अगर कोई कस्टमाइज्ड पपेट लेकर उसे खोलकर स्टडी करने की कोशिश करे तो हर पपेट पर फॉर्मेशन लगी है। फोर्स से खोलने पर तुरंत सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड एक्टिवेट हो जाता है। कंपनी रिमेन्स को रिकवर कर लेती है और उस पर्सन को ब्लैकलिस्ट में डाल देती है। फिर उसे कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचती। तो तुम्हारी कैट मिल गई? तुम्हारी कैट जो तुम्हारा हजारों सालों से वेट कर रही थी। मम्मी पापा किसी गेम के ओल्ड प्लेयर्स थे। वो गेम बंद होने वाला था। प्लेयर्स कम थे। कुछ ओल्ड प्लेयर्स ने मिलकर डिसाइड किया न्यू प्लेयर अपग्रेड करने का। तो स्कूल यूनिफॉर्म का नाम ही मेरा नाम बन गया। अगर मैं इतना लाइक करता हूं तो ओनर अपनी कैट से प्यार क्यों ना करे? पर उस समय मेरा दिल पहले से ही टूट चुका था। जानते हुए भी कि स्पेस क्रैक में मरने का चांस ज्यादा है, फिर भी रिस्क लेना चाहता था। पर कैट को मेरे साथ अपनी जान नहीं गंवानी चाहिए थी। इसीलिए मैंने युआन बाओ को गुइक्शू में छोड़ दिया। अपनी पूरी जिंदगी की सारी संपत्ति युआन बाओ को दे दी। सोचा था स्पेस बैरियर सक्सेसफुली क्रॉस कर लूंगा, पर स्पेस क्रैक का डैमेज उम्मीद से ज्यादा था। दूसरी बार क्रॉस करने की ताकत नहीं बची। युआन बाओ को भी वापस नहीं ला पाया। कैट उस इंसान को याद करती है। कैट उसे ढूंढना चाहती है। सॉरी इतनी देर वेट करवाई। कैट का वेट खत्म हो गया। मैं और युआन बाओ अब इस कैमरा को लेकर पूरी दुनिया घूमेंगे। दुनिया की सारी खूबसूरती देखेंगे। मेरे वापस आने का वेट करो। हम पूरी सीरीज गेम बनाएंगे। बिग फैट स्पिरिट के पास होली ड्रैगन ब्लड लाइन है। इल्यूजन बनाने में माहिर है। ठीक है, तुम्हारा वेट करूंगा। नहीं सोचा था शाओ जिमिंग इतना लकी होगा। मेरी जगह होता तो शायद उस क्रैक में ही मर जाता, या शायद उसकी लक कमजोर होती। मुझे लगता है उसके घर वाला गेम मैंने ही डेवलप किया था। ये तो सच में स्मॉल वर्ल्ड है। तुम्हें यकीन है तुम्हारे ये अजीब अडॉप्शन प्लान्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है? कल्टीवेशन वर्ल्ड के टैलेंट्स और ट्रेजर्स के बाद युआन बाओ बहुत लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। वो हमेशा साथ रहेंगे। किसी को नहीं पता वो 2 इंसान, वो कैट, वो फिश, वो लोटस जो उनके साथ चले, कभी स्पेस को चीरा था, हेवनली ट्राइब्यूलेशन को क्रश किया था, पूरी एक दुनिया को पार किया था। टेक्नोलॉजी जो सॉल्व नहीं कर सकती वो कल्टीवेशन से सॉल्व कर लेंगे।